नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को समझने की कोशिश करेंगे। हम फैक्चुअल थिंग्स पे यहाँ पे नहीं समझेंगे। हम जब इसका जो कॉन्सेप्चुअल बेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस फ्लो चार्ट से हम समझेंगे कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है वो कैसे डेवलप हुआ और उसके क्या कंसिक्वेंसेस थे। किसी भी देश की हिस्ट्री में जो इनिशियल फेज होता है तो उसमें आप देखते हैं वहाँ पे कुछ सिविलाइजेशंस होती है और वो सिविलाइजेशंस धीरे धीरे मैच्योर होती है और वहाँ पे आप देखेंगे जो रूरल एरियाज है वो डेवलप होंगे, फिर वहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप होगी और फिर वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट इमर्ज होते हैं। वो स्टेट फिर एम्पायर्स और किंगडम में चेंजेस होते हैं। तो यूरोप की जो हम यूरोपियन नेशनलिज्म में हम इतना एंशियंट या मेडाइवल में नहीं जाएंगे। जो अर्ली मॉडर्न फेज है वहाँ पर आके हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे एम्पायर, किंगडम, डचीज इस तरह की जो नाम है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो बड़े स्टेट है वो एम्पायर है, जो छोटे स्टेट है वो किंगडम है, तो चीज़ है वो सॉवरेन भी है और डिपेंडेंट भी है, कुछ बड़े एम्पायर के अंडर भी है। तो जो अगर हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इस फेस में आपको जो डोमिनेंट टाइप मिलेगा गवर्नमेंट का वो मोनार्की होगा। यूरोप में बहुत सारे उस वक्त राजा थे और जिनके पास बड़े स्टेट थे वो अपने आप को एम्पायर्स कहते थे। और ये एम्पायर्स कैसे थे? ये एग्रीगेट ऑफ नेशंस थे, मतलब कोई पर्टिकुलर उनके अंडर में कोई पर्टिकुलर रेस या कास्ट या क्रीड के लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग मिक्स थे इनके। और राजा जनरली कैसा होता था? एब्सोल्यूटिस्ट होता था। वो अपनी मर्जी से रूल करता था और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं थी। लोगों को एक तरह से सब्जेक्ट कहा जाता था, मतलब people are subordinate to a central authority or king, and their rights generally they don't have much rights। तो राइट वहाँ पे कोई इशू भी नहीं था। जो फेमस डायनेस्टीज है उस दौरान जो आपको मिलेगी वो बर्बन, ऑटोमन्स। लेकिन ब्रिटेन का केस थोड़ा सा अलग था। ब्रिटेन में उस 1680 तक जाके एक रिवॉल्यूशन हो गई थी और वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो वहाँ के मोनार्क ने अपनी पावर है वो पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दी थी। हालांकि ये पावर पूरी तरह से डेलीगेट नहीं हुई थी। वहाँ पे सभी लोगों को सफरेज के राइट नहीं थे। सफरेज के राइट या राइट टू वोट है वो वहाँ पे 1918 में मेल और फिर 1928 में फीमेल्स को मिले। लेकिन फिर भी यूरोप है वो थोड़ा सा बाकी यूरोपियन कंट्रीज से आगे था। अब ये एम्पायर से धीरे धीरे वहाँ पे एक नया थॉट आना शुरू होता है और वो होता है स्टेट का। जो वर्ड पॉपुलर हो जाता है 16th सेंचुरी में जाके वो है आपका स्टेट। तो स्टेट हम किसे कहेंगे? जहाँ पे पॉपुलेशन है, टेरिटरी है और गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी। तो इस फेज में जब स्टेट आपका 16th सेंचुरी में जाके स्टैब्लिश हो जाएंगे, सॉवरेनिटी एक जो इम्पोर्टेंट इशू है वो बन जाएगा। सॉवरेनिटी को हम कैसे देख सकते हैं कि सॉवरेनिटी का मतलब है कि स्टेट इज फ्री टू टेक इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। तो अगर वो संप्रभु है तो वो एक सॉवरेन स्टेट है। तो उस जमाने में इस 16th सेंचुरी के बाद में हम क्या देखते हैं, सारे स्टेट सॉवरेन होना चाहते थे। तो स्टेट वर्ड थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। और ये सारी जो मोनार्कीज है ये भी अपने आप में क्या थी? ऑल दीज मोनार्कीज आर स्टेट। और कुछ और नए स्टेट भी पॉपुलर हुए इन मोनार्कीज के अलावा। स्पेन, पोर्तुगीज, ब्रिटिश एम्पायर लीजिए आप, फ्रेंच एम्पायर लीजिए, स्पेनिश एम्पायर लीजिए, ये सब अपने आप में स्टेट थे। लेकिन इन स्टेट के बीच में कंपटीशन भी राइज हो गया। और वो जो कंपटीशन है वो कंपटीशन किसके द्वारा और तेज हो गया? एज ऑफ डिस्कवरी के द्वारा। उस दौरान आपने देखा, जैसे आपको पता भी होगा, जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया का रूट डिस्कवर किया, अमेरिका का रूट डिस्कवर हुआ, अफ्रीका के बहुत सारे जो कंट्रीज है वो डिस्कवर हुई। तो ये जो सारे एम्पायर्स थे या जो सॉवरेन स्टेट थे, इन सब ने उन जो न्यूली डिस्कवर्ड जो स्टेट थे उनको अपने अंडर में लाने की कोशिश की।
तो उस दौरान ये जो इम्पेरियलिज्म है वो थोड़ा और तेज हो गया। हालांकि इम्पेरियलिज्म कोई नई आइडियोलॉजी नहीं है, आपको एंशियंट हिस्ट्री में भी मिलेगी, मेडाइवल हिस्ट्री में भी मिलेगी और मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगी। इसलिए ये आप देखिए मैंने एरो किया, ये आपको इस पूरे फेस में आपको ये इम्पेरियलिज्म नजर आएगा। मर्केंटिलिज्म ये एक तरह से कमर्शियल आइडियोलॉजी है, जहाँ पे हम अपना इंपोर्ट मिनिमाइज करके मैक्सिमम ट्रेड करने की या ट्रेड से मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। अपने जो डोमेस्टिक जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इम्पीरियलिज्म का जो दूसरी टेक्निक है वो कॉलोनाइजेशन है। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, जिसे हम हिंदी में औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो सारे स्टेट है ये किसी न किसी कमजोर नेशन में या न्यूली डिस्कवर कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे अपने लोगों को सेटल करेंगे और फिर वहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कॉलोनाइजेशन। जैसे साम्राज्यवाद के तौर पर ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है। तो एक यूरोपियन कंट्री है ब्रिटेन या इंग्लैंड, उसने भारत में क्या किया, औपनिवेशीकरण किया। तो इसे हम, जैसे इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसी तरह से बहुत सारी, जैसे फ्रेंच ने इंडो चाइना में अपनी कॉलोनीज बनाई। अ, हर आप देखेंगे अफ्रीकन नेशन में, बहुत सारे एशिया में, एशियन कंट्रीज में यूरोपियन नेशंस या यूरोपियन स्टेट ने अपनी जो कॉलोनीज बनाई। तो इस फेस में आपको ये इम्पेरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन की आइडियोलॉजी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी। अब हमने समझ लिया कि स्टेट रिकॉग्नाइज्ड होना शुरू हो गए थे और सॉवरेनिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया था। लेकिन पीपल अभी भी, या उनके बीच के सेंटिमेंट्स या उनके बीच के रिलेशंस हैं, वो अभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। उसी दौरान फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया भी एक थोड़ा बहुत अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों ये नेशन के कंसेप्ट को इमर्ज करती है। हालांकि जो नेशनलिज्म का पहला रियल एक्सप्रेशन है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को माना जाता है। तो इन दोनों के बाद में, जैसे फ्रांस में मोनार्की को हटा के वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ठीक इसी तरह से अमेरिका ब्रिटेन से अलग होकर अपने आप को एज ए नेशन एस्टेब्लिश करता है। तो नेशन का कंसेप्ट है वो इमर्ज हो जाता है। मतलब एक देश में रूलर लोगों की कंसेंट से होना चाहिए और लोगों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, वही एक तरह का क्या नेशन कहलाता है। तो हमने क्या देखा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई, लोगों का रिलेशन, लोगों की हिस्ट्री, लोगों की कल्चर, लोगों का इथनिक कंपोजिशन, और वो उससे क्या बनती है, उससे क्या बनता है नेशन। और जब उस लोगों की पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों के रिलीजन, लोगों की कास्ट, फेथ, इन सब को एक टेरिटरी मिल जाती है तो वो स्टेट बन जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, नेशन और स्टेट के कॉम्बिनेशन से नेशन स्टेट इमर्ज हुए। तो एक तरह से ये जो फ्रांस, अमेरिका, वो भी अपने आप में क्या थे, एक तरह के नेशन स्टेट ही थे। हालांकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के रूप में ब्रिटेन को भी नेशन स्टेट माना जाता है, लेकिन ब्रिटेन की किसी भी रेवोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट यूरोपियन नेशन पर नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कुछ और आइडियाज़ को पॉपुलर किया, जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी, जो हम आज देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विथ मोर राइट्स, जिसमें आप डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, ये गवर्नमेंट जो कंसेंट पर होती है, वो ये सब सारे आप लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से डिस्कवर हुए। नेशनलिज्म, ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ वननेस, ये भी आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्रिएट होती है। नेशनल सिंबल को क्रिएट करना, नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करना, और लोगों को स्टेट स्टेट स्पॉन्सर्ड नेशनलिज्म एक तरह से आपके ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्रिएट हो जाता है, जिसको बाद में सारी यूरोपियन कंट्रीज फॉलो करती है। सोशलिज्म के आइडिया को सॉलिडिफाई या ज़्यादा पॉपुलर मार्क्स और रशियन रिवॉल्यूशन करती है, लेकिन इसके सीड्स भी आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिलेंगे कि जो रिसोर्स है वो सोसाइटी की ऑनरशिप में रहने चाहिए। लिबरलिज्म, इन पॉलिटिकल सेंस लिबरलिज्म डिनोट्स अबाउट मोर फ्रीडम टू इंडिविजुअल, और इन इकोनॉमिक सेंस कि जो ट्रेड है उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्री ट्रेड वगैरह को ये एडवोकेसी करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रिपब्लिक लगभग मिलती जुलती बात है कि जो रूलर है उसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए, सरकार है उसमें लोगों की कंसेंट होनी चाहिए,
और कंट्री का रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सब आइडियोलॉजी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे यूरोप में धीरे धीरे पॉपुलर होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे नेशन स्टेट बनना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं नेशन स्टेट की डिमांड जब ज़्यादा होती है तो यूरोप में रिवॉल्यूशन होती है, जिसे आप एज ऑफ रिवॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। 1830 से 1848 तक बहुत सारी कंट्रीज नेशन स्टेट की डिमांड्स रखती है, जिसमें ग्रीक का स्ट्रगल, ये ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड होगा और ग्रीक भी उससे अलग होगा। फिर रशिया के अगेंस्ट में जो पॉलिश लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज बेस्ड कंट्री की डिमांड करेंगे। फ्रांस में वापस रिपब्लिक आएगा। हंगरी भी अ, एक अलग कंट्री के रूप में एस्टाब्लिश हो जाएगा। और इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग नेशन इमर्स होंगे वो इटाली और जर्मनी है। इटली जो बहुत सारी मोनार्की के बीच में बटा हुआ था, वहाँ पे मेज़वेनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमानुएल जैसे लोग क्या करेंगे, इटली के लोगों को एक नेशनलिटी में लाने की कोशिश करेंगे कि इटाली पे किसी एम्पायर का रूल नहीं होना चाहिए, उसी का रूल होना चाहिए जो जिसका कल्चर या जिसके सेंस या जिसकी फीलिंग है वो इटली की इस ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के साथ में मैच करती है। तो फिर सार्डिनिया और पिगमंट की जो डायनेस्टी है वो वहाँ के इटली को यूनिफाई करेगी। ठीक इसी तरह से अ, जर्मनी में भी जो प्रसा है वो छोटी-छोटी सारी जो वहाँ की जो डायनेस्टीज़ है उनको एक करके एक बड़ी कंट्री बनाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब ये जो एम्पायर्स है ये डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू करेंगे और बहुत सारे जो नेशन स्टेट है वो इमर्ज होंगे। ये और इस फेज़ की जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होगी वो नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म, ये भी एक तरह की आइडियोलॉजी है जो फीलिंग और इंट्यूशन पर फोर्स करती है कि नेशनलिज्म को भावनाओं और जो सेंस है उसके बल पे क्रिएट किया जाए। कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाएगी, ऐसी पोएट्री क्रिएट की जाएगी जिससे लोगों के सेंस को अपील की जाएगी और उनके नेशनल सेंटिमेंट राइज होंगे। ये साइंस और रीजन को अपोज करती है। जैसे अब बहुत सारे फोक डांस, बहुत सारी लोक कथाएँ जो जिस एरिया में चल रही है वो सभी, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर सॉन्ग या डांस हो सकता है, तो वो एरिया एक नेशन हो सकता है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को नेशन का बेस बना के नेशनलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी भी इस फेस में आपको मिलेगी। हालाँकि ये जो रोमांटिसिज्म है उसका भी जो सीड्स है वो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिलते हैं। विजुअलाइजिंग नेशन जैसे अ, जर्मनी के लिए जर्मेनिया, फ्रांस में आपको जो फीमेल एलेगोरी मिलेगी। इस तरह से जो नेशन है उसको उसका पर्सोनिफाई किया गया, एक फीमेल फिगर को बनाया गया। जैसे आप भारत में भारत माता देखते हैं। और इसी फेज में आपको फेमिनिज्म, नारीवाद, महिलाओं के लिए एक पुरुषों के समान अधिकार या महिलाओं के लिए सही अधिकार की जो वकालत है वो भी शुरू हो जाती है। तो एक फेमिनिज्म का भी मूवमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो 1750 या 1760s के बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि जो घर में है वो प्रोडक्शन नहीं करना है, मशीनों में प्रोडक्शन होना है। एक लोग घर से बाहर जाएँगे, बहुत बड़ी-बड़ी एरियाज़ में फैक्ट्री बनाएँगी और वहाँ पर जो प्रोडक्शन के जो सारे प्रोसेस हैं वो मशीन की सहायता से किए जाएँगे। इसी प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा, जो बहुत सारे लोग हैं वो लेबर बन जाएँगे। पहले वो लेबर वर्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फिर क्या करेगा, एक और नए मिडल क्लास का भी राइज़ होगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी। तो वो भी अपने राइट्स की डिमांड करेंगे। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और किसको स्पीड अप करेगा, इस इम्पीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन को, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मार्केट और रॉ मटेरियल की। तो ये इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपकी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कॉज आप क्या देखते हैं, राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास भी बढ़ता जाएगा और वो भी अपने राइट्स की डिमांड करेगा, तो और ज़्यादा नेशन स्टेट की डिमांड शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कि 1870 तक आते-आते नंबर ऑफ नेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इन सब में कंपटीशन हो जाएगा और उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रेसिव नेशनलिज्म या रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म। और उस दौरान ये एम्पायर्स डिसइंटीग्रेटेड होंगे और उसमें ऑटोमन एम्पायर
का डिसइंटीग्रेशन होना बहुत बड़ी इवेंट है, क्योंकि ऑटोनोम एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन होने से ये जो बाल्कन का एरिया है, बाल्कन का जो एरिया है, जो बाल्कन माउंटेन के आसपास का एरिया है, वहाँ पे जो कुछ कंट्रीज है, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, वो बाल्कन से अलग होंगे और अपने लिए ज़्यादा टेरिटरी चाहेंगे और आपस में लड़ जाएंगे। तो दो बाल्कन वॉर होंगे और उसके बाद में इन बाल्कन ब्लॉक्स को बड़ी-बड़े जो नेशन स्टेट है वो सपोर्ट करेंगे, तो इनके सपोर्ट में आने से वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और फिर 2 वर्ल्ड वॉर राइज़ होते हैं। ये 1914 और 1939 के। वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो आ जाएँगे, तो फिर हम वापस इन कॉलोनीज़ से जो इन एम्पायर्स का जो जाने का जो मूवमेंट है, वो देखेंगे, उसी को हम डीकोलोनाइज़ेशन कहते हैं। लेकिन इसी के साथ एक नया मूवमेंट शुरू हो जाएगा जिसे न्यू कॉलोनिज़्म कहते हैं, जिसमें कैपिटलिज़्म, ग्लोबलाइज़ेशन, कल्चरल ग्लोबलाइज़ेशन या कल्चरल इम्प्रेशन कहते हैं। इस तरह के मूवमेंट से क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कल्चर के थ्रू जो दूसरे जो कमज़ोर नेशन है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एम्पायर्स है, ये एम्पायर्स स्टेट में बदलेंगे और स्टेट से नेशन और नेशन से नेशन स्टेट और फिर आपके नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को लेकर इतना आपको ज़रूर समझना है कि आज की डेट में हम किसी नेशन के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, क्रीड को क्राइटेरिया नहीं बना सकते, क्योंकि आज की डेट में किसी एक ग्रुप को लेकर नेशन नहीं बनाए जा सकते। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल स्टेट है वो नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।